रमेश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि माँ निर्मला जी की एक आँख नहीं थी, साथ ही कमर भी कमान की तरह झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थीं, किंतु फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, रमेश के बेटे दक्ष ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, दादी माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, दक्ष ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ दक्ष, क्यों चिल्ला रहे हो? रमेश की पत्नी रत्ना ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, दक्ष ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो, रत्ना ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी निर्मला जी चुपचाप उठकर रेलिंग के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर एक कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। रमेश बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को रमेश की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। रमेश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनः स्थिति को निर्मला जी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती। रमेश अपने अंदर द्वंद्व में व्यथित रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, रमेश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? रमेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। रत्ना को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ, बेटा बहू सही कह रही है, निर्मला जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रमेश जानता था गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब रमेश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे। उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से रमेश के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर धीरेन्द्र ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों रमेश, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, रत्ना ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर धीरेन्द्र ने रमेश की ओर देखा तो उसने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर चाचा को सब समझते देर न लगी। बोले, कल हम सब भाभी से मिलने गांव चलेंगे।
दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि निर्मला जी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। धीरेन जी दौड़कर निर्मला भाभी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। निर्मला जी की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा रमेश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। चाचा ने रमेश को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, रमेश का कोई दोष नहीं है, मैं खुद ही गांव आई थी। निर्मला जी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर चाचा ने रत्ना की ओर व्यंग से देखा। रत्ना निरुत्तर होकर रमेश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा रमेश, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आँख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। रत्ना बेटी, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। उनकी आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर धीरेन्द्र निर्मला जी से बोले। रमेश को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर धीरेन्द्र जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो रमेश को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही हैं उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। रमेश ने आग्नेय दृष्टि से अपने पत्नी और बच्चों को देखा। रत्ना को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो निर्मला जी से आंख मिलाए। निर्मला जी ने रत्ना की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और रमेश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से निकाल दूंगी। रत्ना और बच्चों ने निर्मला जी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पे माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। काश यह स्थिति आई ही ना होती। काश माँ की आंखें रुलाई ही ना होती।